Economies the world over are contracting. Their economic forecasts are shrinking. Layoffs are growing at an alarming pace. Hopes of a rebound are non-existent. Predicting a slowdown. What about India? Does India face a recession too? How is the Indian economy performing? To be honest, it is surprisingly resilient, almost like a bright spot in the world right now. It says India now seems unstoppable in its momentum to become the third economic superpower in the world. आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा ही लिखा जाता था। आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था, वो देश आज दुनिया में चमक रहा है दोस्तों। आज दुनिया भर की इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी स्टेबल है और प्रेडिक्शंस तो ये कह रही हैं कि अगले कुछ ही सालों में इंडिया वर्ल्ड की एक लीडिंग इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन इसके एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैप्टर 1। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के इस पैराग्राफ से। 10 जनवरी 2023 को पब्लिश हुए इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यह पहली बार होगा कि पिछले 80 सालों के इतिहास में इस दुनिया को एक ही दशक के अंदर 2 ग्लोबल रिसेशंस का सामना करना पड़ेगा। और इस आर्टिकल में इस बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए 4 फैक्टर्स को हाईलाइट किया गया है। कोविड-19 पैंडेमिक, हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इन फैक्टर्स का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि IMF ने ये वार्निंग दी। My message is the following. 2023 is going to be a difficult year for the world. We expect 1/3 of the world economy to be in recession, and yes, as you said, even countries that are not in recession, it would feel like recession for countries of millions of people. इस वार्निंग की रियलिटी को समझने के लिए इन रीजंस को डिटेल में समझना पड़ेगा। चैप्टर 2। देखो, जब मार्केट में अवेलेबल ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स में बढ़त या महंगाई देखी जाती है तो उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। और कोरोना वायरस से उभरती हुई हमारी दुनिया आज इसी इन्फ्लेशन को झेल रही है। दरअसल हुआ यह कि कोविड की वजह से जब लॉकडाउन लगा तो कई फैक्ट्रीज बंद पड़ गई, कई फैक्ट्रीज को अपने वर्कर्स को निकालना पड़ा और बहुत सारे फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन स्लो हो गई और इसी वजह से कई प्रोडक्ट्स की सप्लाई साइड ठप पड़ गई। फिर लॉकडाउन को खोलने के बाद अपनी इकोनॉमीज को रिकवर करने के लिए कई देशों ने अपनी इकोनॉमीज में रिलीफ पैकेजेस ऑफर किए। रिलीफ पैकेजेस का मतलब होता है कि सरकार अपनी इकोनॉमी के बैंक्स के जरिए लोगों तक पैसा पहुंचाती है। अब इन रिलीफ पैकेजेस की वजह से अचानक इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ गया, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई और इस बढ़ी हुई परचेजिंग पावर की वजह से डिमांड अचानक ही बढ़ने लगी। इनफैक्ट लॉकडाउन की वजह से जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड 0 हो गई थी, लोगों ने उन प्रोडक्ट्स को भी परचेज करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन सप्लाई इस डिमांड को पूरा कर ही नहीं पा रही थी और क्योंकि इकोनॉमीज में अचानक सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी तो इसका रिजल्ट हुआ इन्फ्लेशन। इसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड आज हम दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं ये उसी का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जब आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब कैसे हुई। Vladimir Putin has just addressed the Russian people moments ago, announcing what Putin called the start of a military special operation in his words. फरवरी 2022 में जब एक तरफ इंडिया समेत दुनिया भर में कोविड केसेस गिरने शुरू हो रहे थे, तभी रशिया ने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब एक तरफ जहां दुनिया भर में जो फैक्ट्रीज बंद पड़ गई थी, जिन फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, जिन कंपनीज को सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा था, वो ऑलरेडी एक कॉस्ट प्रेशर में थी और रशिया के इस डिसीजन के बाद ये कॉस्ट प्रेशर और भी बढ़ गया। अब हुआ ये कि रशिया और यूक्रेन ये दोनों ये देश मेजर कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं और इस वॉर की वजह से कई सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होने लगी। स्पेशली ऑयल और नेचुरल गैस पे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा और इस इंपैक्ट की वजह से ग्लोबली ही चीजों के प्राइस बढ़ने लगे। इनफैक्ट ग्लोबली जितना व्हीट एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 30% हिस्सा रशिया और यूक्रेन से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऑयल और नेचुरल गैस के साथ साथ फूड प्राइसेस पर भी इस वॉर का इंपैक्ट पड़ने लगा। लेकिन एक और मेजर रीजन था। देखो, इस वॉर की वजह से रशिया पर कई सैंक्शन लगाए गए और नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जिस रूट के जरिए शिपिंग की जाती थी वो पूरी तरह डिसरप्ट हो गई। एक नया रूट ढूंढना पड़ा जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई और इस बढ़ी हुई शिपिंग कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ गया और ग्रोथ स्लो हो गई। चलो, अब रीजन जो भी हो, लेकिन सवाल तो यह है कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है तो भारत की इकोनॉमी इतनी स्टेबल क्यों है
और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि फ्यूचर में इंडिया वर्ल्ड की एक लीडिंग इकोनॉमी बनने वाला है। चैप्टर 3 हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कि इस सिचुएशन में भी इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्टेबल कैसे है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया को फ्यूचर का इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट क्यों कहा जा रहा है। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, ज्यादातर कंट्रीज ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया और रशिया के साथ ट्रेड पे सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन अब रशिया ऑयल प्रोड्यूस तो कर रहा था, पर उस ऑयल को खरीदने वाले कम थे, इसलिए फिर रशिया ने ऑयल प्राइसेस पे डिस्काउंट ऑफर किया। अब भले ही बाकी कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रही थी, लेकिन इंडिया ने डिस्काउंट का फायदा उठाया और भारी डिस्काउंट पर रशिया से ऑयल खरीदा। अब सिंपल सा फैक्ट है कि बढ़ा हुआ ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन की वजह बनता है, जो कि बाकी देशों में हुआ भी, लेकिन इंडिया इस स्मार्ट मूव की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख पाया। इसके अलावा दुनिया भर के देशों ने कोविड के डैमेज से अपनी इकोनॉमीज को रिकवर करने के लिए अपनी अपनी इकोनॉमीज में कैश पुश किया। मतलब गवर्नमेंट्स ने लोगों को रिलीफ पैकेजेस देने शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने अपनी जीडीपी का 27% हिस्सा रिलीफ पैकेजेस के तौर पर ऑफर किया, और जापान ने तो अपनी जीडीपी का 53% हिस्सा रिलीफ पैकेजेस के तौर पर ऑफर कर डाला। और आप यूं समझो कि अमेरिका ने डायरेक्टली अपने लोगों के बैंक अकाउंट्स में $1 ट्रिलियन डाल दिए ताकि लोग इन पैसों को खर्च करें और इकोनॉमी तेजी से रिकवर हो। लेकिन इस एक एक्शन से लोगों की परचेजिंग पावर कुछ इस कदर बढ़ गई कि डिमांड सप्लाई पूरी तरह डिसरप्ट हो गया और इन्फ्लेशन बढ़कर 9% तक पहुंच गया। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी उस दौरान $300 बिलियन का एक रिलीफ पैकेज ऑफर किया, जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से कम था। लेकिन इंडिया ने एक बड़े रिलीफ पैकेज के बजाय लिक्विडिटी और सब्सिडी स्कीम्स पे फोकस किया। अब आप इसे एक्सीलेंट प्लानिंग कहो या लक, लेकिन यही चीज इंडिया में इन्फ्लेशन को रेगुलेटेड रखने में काम आई। इन शॉर्ट, अपनी स्मार्ट मूव्स और गुड पॉलिसीज की वजह से इंडिया इस दौरान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने में कामयाब रही। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया फ्यूचर का इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट होने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आने वाले सालों में इंडिया की ग्रोथ वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत बेटर दिख रही है। प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.6 की रेंज में रहेगी, जबकि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 1.7 की रेंज में रहने वाली है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके कुछ रीजंस आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में मेंशन किए हैं। अप्रैल 2023 तक इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले इस देश की मीडियन एज 28 साल होगी, जो कि हमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश के साथ साथ दुनिया का इकोनॉमिक पावर हाउस भी बना देगा। सिंपल भाषा में इसे एक कंपैरिजन के साथ बताता हूं। इंडियन पॉपुलेशन एक यूथ हेवी पॉपुलेशन होगी, मतलब हाई अर्निंग और लेस डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जबकि यूएसए एक एजिंग सोसाइटी होने वाली है। पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग बुजुर्ग होंगे जिनकी हेल्थ केयर और पेंशन में यूएसए के रेवेन्यू का एक मेजर हिस्सा खर्च होगा। एंड इस फैक्ट के अलावा इस साल हम यूके को सरपास करके वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और एक और फैक्ट यह है कि इंडिया वर्ल्ड का टैलेंट पूल है और इंडिया की आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज दुनिया भर की कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। कॉस्ट बेनिफिट्स की वजह से कई विदेशी कंपनीज अपना काम इन इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज से करवाती हैं, और सेंट्रल बैंक की इकोनॉमिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड आगे और मजबूत होगा और इंडिया का ये सेक्टर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। एक और रीजन ये है कि इंडिया वर्ल्ड के एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर रहा है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को इंडिया में शिफ्ट कर रही हैं। इनफैक्ट 2025 तक एप्पल अपने टोटल आईफोन प्रोडक्शन का 25% हिस्सा इंडिया से प्रोड्यूस किया करेगा। एप्पल अपने आईफोन की प्रोडक्शन का एक मेजर यूनिट इंडिया में शिफ्ट करने वाला है। इन कुछ फैक्टर्स के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, बेटर पॉलिसीज और एक स्ट्रॉन्ग एंड इमर्जिंग डिजिटल इकोनॉमी होने की वजह से इंडिया को फ्यूचर का ब्राइट इकोनॉमिक स्पॉट कहा जा रहा है। अगले कुछ सालों में अगर सब कुछ ठीक रहा तो डेफिनेटली इंडिया वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग और लीडिंग इकोनॉमी जरूर बन सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।